नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 31 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले ये बात देख लो कि ये साल का है ना आखिरी दिन है 2024 का। आज है वो आखिरी दिन है। अब आपके पास में प्रीलिम के लिए केवल 5 महीने बचे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने बचे हैं। जून में ये एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है। अब आपका जो फोकस है पूरा फोकस प्रीलिम पर ही होना चाहिए और कोई फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसे थोड़ा कम कर सकते हो। आपका जो फोकस है प्रीलिम पर होना चाहिए। इसके लिए आप है ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिमी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अभी सॉल्व नहीं किया पीवाई क्यूज़ को, तो वो भी सॉल्व करने पर ध्यान दे सकते हो। तो अब चलेंगे हम आर्टिकल की ओर। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। पहला जो आर्टिकल किससे संबंधित है? गवर्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो चलिए आर्टिकल की में बात करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है आर्टिकल? ये चर्चा में इस वजह से है कि राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उनके द्वारा 2 राज्यों में नए गवर्नर है उनको अपॉइंट किया गया है। देखो क्यों चर्चा में है। 2 नए गवर्नर है उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। साथ ही साथ में 3 गवर्नर है उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। रीअपॉइंटमेंट हुआ है 3 गवर्नर का। इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस आर्टिकल में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो जान लो। ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है? गवर्नर के बारे में सारी चीज़ें, जैसे कि गवर्नर का पद है, कहाँ से लिया गया है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, गवर्नर के पास में क्या शक्तियाँ हैं, क्या विशेषाधिकार है, ये सारी चीज़ें प्रीलिम में पूछी जा सकती है। मेंस में बात करें तो हमारा एक संघवाद का टॉपिक है, फेडरलिज्म का, उससे संबंधित टॉपिक पूछा जा सकता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कुछ चैलेंज देखने को मिलता है। उसमें से राज्यपाल का एक चैलेंज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये चैलेंज क्यों देखने को मिलता है। फिर कुछ सिफारिशें हैं, सरकार या कमीशन आया था इससे संबंधित, वो भी सिफारिशें भी आप लिख सकते हो। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। चले आर्टिकल की ओर बात करते हैं। आर्टिकल की ओर बात करें तो सबसे पहले हमने देख लिया न्यूज़ में क्यों है। अब राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल है वो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो राज्य का होता है। जैसे कि देश का हेड कौन होता है? देश का हेड कौन होता है? वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी है वो देश के हेड होते हैं। तो स्टेट का हेड कौन होगा? स्टेट का हेड होगा वो होगा गवर्नर। तो गवर्नर है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, मुख्य कार्यकारी प्रमुख है राज्य का, वो कौन है? वो गवर्नर है। ठीक है, मुख्य राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? वो गवर्नर है। ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, देश में हर एक राज्य में एक गवर्नर होगा, इसका सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमने कहाँ से उठाया था? तो ये जो मॉडल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कैनेडियन जो संविधान है वहाँ से उठाया था। तो देश में हर एक राज्य में एक गवर्नर होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कनाडा के मॉडल से उठाया था, कैनेडियन मॉडल से उठाया था। तो इतनी आपको चीज़ समझ में आ गई। राज्यपाल है वो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होगा। राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है हमने कैनेडियन मॉडल से उठाया है। अब इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है? राज्यपाल की अपॉइंटमेंट है ना वो राष्ट्रपति करता है, वो चीफ मिनिस्टर। जैसे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति जी है ना महाराष्ट्र के जो भी सीएम है उनसे क्या करेंगे? उनसे परामर्श करेंगे। ठीक है, उनसे परामर्श सलाह मशवरा करने के बाद ही महाराष्ट्र में नया गवर्नर है वो अपॉइंट कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो पहले आप ये जान लो, अगर किसी राज्य में गवर्नर को नियुक्त करना है तो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति जी को गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले उस संबंधित राज्य, जिस राज्य में भी गवर्नर को अपॉइंट करना है, वहाँ का जो भी सीएम है, ठीक है, उससे कंसल्ट करनी होगी, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही गवर्नर को वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ है, अभी जैसे हम बात करें थे महाराष्ट्र में किसी जो गवर्नर उसको अपॉइंट करना है, तो ठीक है, अब ये जो गवर्नर है ना ये महाराष्ट्र का नहीं होना चाहिए। ये जो व्यक्ति है जिसको, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो महाराष्ट्र में सलमान खान है, वो महाराष्ट्र रहता है, ठीक है, सलमान खान मान लो, या फिर सचिन तेंदुलकर जी को मान लो, ये कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। अब इनको है ना अपॉइंट करना है एज ए गवर्नर, तो इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये इसी स्टेट के हैं। अगर ये गवर्नर बन गई
तो इनके क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। वो महाराष्ट्र के हैं तो इनके जो सीएम है उनके साथ में तनाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट है वो सेम हो जाएंगे। तो कोई भी गवर्नर है उस राज्य का नहीं हो सकता है जहां पर उसे अपॉइंट किया जा रहा है। तो पहला है कि सीएम से कंसल्ट होगा, दूसरा है वो उस राज्य का नहीं हो सकता है जहां पर उसको अपॉइंट करना है, तो सेम राज्य का वो नहीं हो सकता है। इस प्रकार का एक नियम, ऐसे वैसे कुछ संविधान में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार का एक रुझान बना हुआ, इस प्रकार का एक प्रावधान बना हुआ है जिसे फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हमारा देश में फॉलो किया जा रहा है। तो नियुक्ति से रिलेटेड ये कन्वेंशन है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, ताकि जो स्थानीय राजनीति है वो प्रभावित न कर सके। फिर मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता है, जो ये भी संविधान में कहीं भी इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, बट राष्ट्रपति को अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति जी को जो संबंधित राज्य है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता है, उससे सलाह या एडवाइस लेने की आवश्यकता है। उसके बाद में इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो राज्यपाल को जो अपॉइंट किया जाता है ना वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। राज्यपाल को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये है ना राष्ट्रपति जी राज्यपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट है ये हस्ताक्षर साइन करके एक मुहर देते, इनके माध्यम से राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो पद है ना ये इलेक्टेड नहीं है, यानी कि राज्यपाल के लिए कहीं से भी इलेक्शन नहीं होते हैं, ये एक नॉमिनेटेड पद है, यानी कि निर्वाचित पद है। तो राज्यपाल के लिए कहीं से भी इलेक्शन नहीं होते हैं, ये कोई इलेक्टेड पद नहीं है, ये एक नॉमिनेटेड पद है, यानी कि राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है। अब इनका जो कार्यकाल है वो प्रेसिडेंट तय करते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करते हैं। हम आगे जो सिफारिशें देखेंगे वहाँ पर इस वर्ड को यूज किया जाएगा कि ये राज्यपाल का जो पद है ना ये प्रेसिडेंट की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, इनको फिक्स 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, इनका जो टर्म है वो फिक्स 5 साल का होना चाहिए। आगे हम सिफारिशों में इस चीज़ को देखेंगे। तो हमने क्या चीज़ देखी, राज्यपाल है उस राज्य का नहीं हो सकता, पहला पॉइंट है। अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट जी, ठीक है। सीएम की कन्वेंशन या सीएम से परामर्श के बाद में अपॉइंट कौन, प्रेसिडेंट करेंगे। ये एक मनोनीत पद है, ठीक है, नॉमिनेटेड पद है, इलेक्टेड पद नहीं है। कार्यकाल प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रेसिडेंट जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं। फिर बात करें शपथ की, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट जी को। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे जब बात होगी गवर्नर की तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जो भी राज्य है, जैसे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसी गवर्नर को अपॉइंट किया गया है तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, राजस्थान के जो भी चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर ये जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के भी उपस्थित नहीं है तो वो जो वरिष्ठ जज है, इनके बाद में जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है वो शपथ दिलाएंगे किसको, गवर्नर को। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है। अगर ये उपस्थित नहीं है तो जो सीनियर है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। फिर बात करते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार। राज्यपाल को प्रिविलेज क्या मिलते हैं, विशेष अधिकार क्या मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेतन भत्ते। राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं ना ये इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल ने एक बार पद ज्वाइन कर लिया, उनके बाद में जब तक वो कार्य पर है तब तक उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं, इनके पद से हटने के बाद ही कम किए जा सकते हैं। और ये जो वेतन भत्ते हैं, ये जो इनके लिए संबंधित जो भी नियम है ये पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो संसद है उनके द्वारा, संसद के द्वारा ये सारे नियम हैं वो निर्धारित किए जाते हैं राज्यपाल से संबंधित। फिर बात करते हैं विधिक एग्जाम्पल। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ मामले आए थे, जैसे एक मामला आया था सूर्य नारायण वर्सेज भारत संघ, सूर्य नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 1982 का मामला आया था। यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति की प्रसन्नता, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे, प्रसन्नता का मतलब तो राष्ट्रपति जब चाहे तब गवर्नर को अपने पद से हटा सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक जो समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा उसके अधीन नहीं है। तो राष्ट्रपति जी है वो गवर्नर को अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति जी की इच्छा पर। ये जो इच्छा है ना ये न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, यानी कि कोर्ट इस पर न्यायिक समीक्षा के थ्रू
इस पर डिसीजन नहीं दे सकता, जजमेंट नहीं दे सकता है। इसके अलावा हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, ये 1979 का एक मामला है। इसमें जो राज्यपाल की भूमिका, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल है वो केंद्र का कर्मचारी होने से अलग है। राज्यपाल है, गवर्नर है, वो केंद्र का कोई कर्मचारी नहीं है, ये एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया है। हम आगे देखेंगे संविधान में कुछ आर्टिकल भी है जो राज्यपाल से संबंधित है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया था। फिर बात करें राज्यपाल से संबंधित संविधान की प्रावधान की, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रोविजन है जो गवर्नर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153, इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में, एवरी राज्य में एक राज्यपाल का होना जरूरी है। भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में भी एक राज्यपाल का, एक गवर्नर का होना जरूरी है। हर एक राज्य में एक गवर्नर होना जरूरी है, बिना राज्यपाल के काम नहीं होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट यह भी है कि एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी व्यक्ति को ये है, ये एक व्यक्ति है, ये राजस्थान का राज्यपाल हो सकते हैं, साथ ही साथ में गुजरात के भी हो सकते हैं, साथ MP के भी हो सकते हैं और महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ये बात आप सुन लो कि एक राज्यपाल है, एक व्यक्ति है, वो कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में आया था, इसमें ये जो विशेषता है वो करी गई है कि एक राज्यपाल है वो एक से अधिक जो राज्य हैं वहाँ पर राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया था। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो है केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। यानी इनडायरेक्ट तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता ही है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही तय की जाते हैं। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 प्लस 158। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? 157 और 158 अनुच्छेद क्या कहते हैं? इन दोनों अनुच्छेद में जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनकी पात्रता से संबंधित उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना, उनसे रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात की गई है कि राज्यपाल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उससे रिलेटेड क्राइटेरिया क्या है। ये जो है ना, ये आर्टिकल 157 और 158 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 157 और 158 में क्या बातें कही गई है? इन दोनों आर्टिकल में बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नर बनना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, और क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है। ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफाइन की गई है आर्टिकल 157 में और आर्टिकल 158 में। तो ये दो प्रावधान समझ में आई। आर्टिकल 153 153 किससे संबंधित है? आर्टिकल 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। साथ ही साथ में ये बात भी कही गई है एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों में गवर्नर के रूप में कार्य कर सकता है। ये जो प्रावधान है ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया था। दूसरा हमने प्रावधान क्या देखा? दूसरा प्रावधान 157 और 158, यहाँ पे बात की गई है राज्यपाल के लिए पात्रता क्या होगी और इससे रिलेटेड नियम क्या है। ये सारी जो बातें हैं वो 157 और 158 में कही गई है। उसके बाद में आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात कही है कि राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर काम करेगा। राज्यपाल है वो जो मुख्यमंत्री है उनकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की जो अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती हैं उनकी सलाह पर काम करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं? प्रेसिडेंट को जो मोदी जी या फिर जो केंद्र सरकार बोलेगी वैसे प्रेसिडेंट काम करेगा ना। तो उसी प्रकार से राज्यपाल कैसे काम करेगा? जो चीफ मिनिस्टर बोलेंगी या चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व वाले जो मंत्रिपरिषद है, मुख्य रूप से समझ लो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो बोलेगा वैसे गवर्नर काम करेगा और प्रधानमंत्री बोलेंगे वैसे राष्ट्रपति जी काम करेंगे। ये दो चीज़ें समझ लो। कुछ होती है वो गवर्नर के पास में इनकी डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है, इनकी विवेकाधीन पावर होती है, उन पे वो अलग से जाके काम कर सकते हैं। ये जो विवेकाधीन पावर है इसके अलावा जो भी पावर है
वो है राज्यपाल जी को, गवर्नर को सीएम है उनकी सलाह पर कार्य करना होगा, उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा। इतनी बात अब समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं राज्यपाल को कौन कौन सी छूट प्राप्त है। हम बात कर रहे थे राज्यपाल की विशेषाधिकार की, तो राज्यपाल को कुछ छूट भी प्राप्त है, जैसे कि आपराधिक कार्यवाही है वो राज्यपाल के खिलाफ नहीं हो सकती है। आपराधिक मामलों में जब कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के खिलाफ नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को इनके कार्यकाल के दौरान आप आपराधिक कार्यवाही के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, उनके पास में आपराधिक कार्रवाई है उन पर शुरू नहीं की जा सकती है उनकी कार्यकाल के दौरान। दूसरा क्या स्पेशल पावर है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है आपराधिक कार्यवाही के लिए। तीसरा पावर है सिविल कार्रवाई है, एक तो है आपराधिक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है, दूसरा है सिविल। तो सिविल एक्टिविटी में कोई है जो सिविल काम कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है गवर्नर, तो उसके लिए अगर इनको इन पे कोई मुकदमा चलाना है तो 2 महीने पूर्व इनको नोटिस देना होगा। एक है आपराधिक कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही में अगर गवर्नर को आपको पकड़ना है तो आप नहीं पकड़ पाओगे, इनके खिलाफ आप है ना चार्ज भी नहीं लगा पाओगे, पूरी तरह से छूट दी गई है, ठीक है, इनको गिरफ्तार भी नहीं कर पाओगे। अगर बात है सिविल कार्यवाही की, तो सिविल कार्यवाही में अगर इनके खिलाफ सिविल कार्रवाई चलवानी है तो 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। इस नोटिस के बाद ही गवर्नर के खिलाफ ये मामला है वो शुरू किया जा सकता है, इससे पहले नहीं। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ चैलेंज देखने को मिले। क्या देखने को मिले? हमारा सबसे बड़ा संघवाद का चैलेंज है। आपने बार बार सुना होगा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में तनाव पैदा हो गया है। दिल्ली में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली में है वो राज्य नहीं है, दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, बट ये देखने को मिलता है। कई और राज्यों में भी देखने को मिलता है कि गवर्नर और सीएम के बीच में तनाव देखने को मिला है। ममता बनर्जी बार बार आरोप लगाती है कि हमारे साथ में गवर्नर है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, बिल पास करने में देरी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो चैलेंज है ना, इसे निपटने के लिए 2 कमीशन बनाए गए थे। पहला था सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, और दूसरा एक था पुंछी कमीशन। इन दोनों कमीशन ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, अपनी अपनी सिफारिशें दी। तो इसमें इस आधार पर राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। तो क्या क्या सिफारिशें दी थी? सबसे पहला है सिफारिश वो वही है, राज्यपाल है राज्य के बाहर का होना चाहिए, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जैसे राज्यपाल राजस्थान में किसी व्यक्ति को गवर्नर के रूप में बनाना है तो वो यहाँ का नहीं हो सकता है, राजस्थान का नहीं हो सकता है, किसी बाहर के स्टेट का होना चाहिए, तो उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो गवर्नर के लिए आप किसी व्यक्ति को अगर गवर्नर बनाना चाहते हो तो वो है तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर वो एक्टिव होगा तो वो है ना सेंटर में माना कि बीजेपी की सरकार है, और फॉर एग्जाम्पल मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर गवर्नर है वो राजनीति में एक्टिव है, हालांकि एक्टिव ही होते हैं, ये तो सब कहने लेने की बातें हैं, तो वो क्या करेगा गवर्नर है वो इनडायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वैसे वो काम करेंगे। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो इन दोनों की आपस में बनेगी नहीं, तो पूरा काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, काम में ये बाधा देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो राज्यपाल है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में वो पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है और न्यूट्रल है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। फिर है राज्यपाल का जो कार्यकाल है अभी है वो राष्ट्रपति की दया पर है। अभी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है, बट यहाँ पे कहा गया है राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसे 5 साल के लिए फिक्स कर दो। उनके कार्यकाल के दौरान बिना किसी उचित कारण के उनको अपने पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात की गई है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल की निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए, बिना किसी उचित कारण के उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद में है राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श यानी कि मुख्यमंत्री से कंसल्ट के बाद में ही होनी चाहिए। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे क्या होगा, इससे मुख्यमंत्री को पता होगा किस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं पुंछी आयोग ने क्या सिफारिशें की थी। पुंछी आयोग ने कहा था राज्यपाल है वो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी इन्होंने सिफारिश की थी राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी सरकार में पद का धारण नहीं किया होना चाहिए, यानी कि सरकार में किसी और पद पर वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
जो राजनीति यानी पॉलिटिक्स में एक्टिव न हो। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए फिक्स कर दो, उससे पहले उसको नहीं हटाया जा सकता है। फिर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की परामर्श पे, तो कुछ है वो सिफारिशें सेम है दोनों की, मोस्ट ऑफ सेम ही है। बस आप याद रखना, मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 साल का फिक्स कार्यकाल, राजनीति में एक्टिव न हो, राज्य का बाहर का हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी राजपद पद पर न हो, ये सारे जो है वो कंडीशन दोनों में बात की गई। तो राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है अगर मेंस में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। प्रीलिम में बनता है तो हमने अच्छे से देखा है, आप वहां पर भी चीजें लिख सकते हो। चलते हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लॉयन टेल्ड मकॉक के बारे में। लायन टेल्ड मकॉक सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है? लायन टेल मकॉक है, अभी देखा गया है। कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है, वैसे वहीं पर देखने को मिलता है। ये हमारा जो वेस्टर्न घाट है ना, ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिला है। अब यहाँ पे चर्चा आई है कि स्टडी, एक अध्ययन के अकॉर्डिंग ये जो लॉयन टेल्ड मकॉक है, ये है ना कुछ समस्या फेस कर रहा है। क्या समस्या फेस कर रहा है? खतरा फेस कर रहा है कि जो मानव है ना, ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण है ये संकट का सामना कर रहा है। तो हालिया एक अध्ययन में बढ़ते हुए मानवीय संपर्क के कारण पश्चिमी घाट के स्थानीय रूप से लुप्त प्राय लॉयन टेल्ड मकॉक के संबंध में खतरे बढ़ने पर प्रकाश डाला गया है। तो ह्यूमन का जो है इंटरफेरेंस वो बढ़ रहा है, इसके कारण जो ये लॉयन टेल्ड मकॉक है वो खतरे को, यानी कि जो थ्रेट होती है उस थ्रेट को फेस कर रहा है। अब हम बात करेंगे लॉयन टेल्ड मकॉक के बारे में। लॉयन टेल्ड मकॉक होता क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है वो क्या है? मकाका सिलेनेस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। बात करें इस लॉयन टेल्ड मकॉक की, तो ये एक प्राचीन संसार का बंदर है। इसे दाढ़ी वाला बंदर भी कहा जाता है। ये देखो, इसकी ये दाढ़ी है, यहाँ पे देखो ये दाढ़ी वाला बंदर है, तो इसे दाढ़ी वाला बंदर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दाढ़ी वाला बंदर कहा जाता है। और फिर बात करें इसकी, इनमें जो नर होते हैं ना, मेल होते हैं ना, मेल, वो क्या करते हैं? ये आपस में बातें करने के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करने के लिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जो एक बंदर है वो दूसरे बंदर से बात करना होगा तो वो कैसे करेगा? अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। ये है ना 17 प्रकार के अलग अलग है वो ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। तो लॉयन टेल मकॉक, वैज्ञानिक नाम है मक्काका सिलनेस, दाढ़ी वाला बंदर भी कहा जाता है। ये है ना ध्वनियों का, साउंड का उपयोग करते हैं एक दूसरे से इंट्रैक्शन करने के लिए। इसकी जो पूंछ है ना, ये लंबी होती है और पतली होती है, पीछे से इस प्रकार की होती है, लॉयन के टाइप में, इसीलिए तो इसे लॉयन टेल मकॉक कहा जाता है। चेहरे पर ये लंबी लंबी दाढ़ी होती है, ये फीचर याद रखना, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी होती है, तो ये भी इसका एक फीचर है। ये दाढ़ी ग्रे कलर की होती है, ग्रे कलर की दाढ़ी होती है, लंबा पूंछ होता है, इसलिए लॉयन टेल मकॉक कहा जाता है। ये वॉइस के लिए ध्वनियों का उपयोग करता है। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर है। तो संचार प्रणाली, अलग अलग स्वर शामिल होते हैं, ग्रे कलर की दाढ़ी होती है, शेर जैसी लंबी और गुच्छेदार पूंछ होती है, इसके कारण इसे ग्रे टेल मकॉक भी कहा जाता है, लॉयन टेल मकॉक भी कहा जाता है, क्योंकि लॉयन के समान इसकी पूंछ होती है। हैबिटेट कहाँ है? ये वेस्टर्न घाट में देखे जाते हैं। वेस्टर्न घाट में मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये मैप है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटक है, ये कर्नाटक, ऊपर ये नीचे केरल है और ये तमिलनाडु, यहाँ पर ये बंदर है वो देखने को मिलता है। और अभी है ना यहाँ पर कैसे रेन फॉरेस्ट है, यानी कि घने बादल है, सॉरी घने है वो जंगल है, घने जंगलों में ये देखने को मिलता है, रेन फॉरेस्ट में ये देखने को मिलता है। ये भारत की मूल प्रजाति है। ये कहाँ की ओरिजिनल प्रजाति है? भारत की मूल प्रजाति है। ये पॉइंट आप याद रखना, ये इंडिया की मूल प्रजाति है, इस पॉइंट को आप याद रखना। खतरा क्या है इसके सामने? खतरा वही है, इनके जो वर्षावन है वो समाप्त हो रही है। IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में है। तो ये कुछ पॉइंट है लॉयन टेल मकॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टडी हमने देख ली है, न्यूज़ में क्यों है। फिर बात करें, इसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है। ये बियर्ड होती है ग्रे कलर की, ये जो दाढ़ी होती है, लंबाई पूंछ होता है, इसके कारण इसे लॉयन टेल मकॉक कहा जाता है। 17 प्रकार के अलग अलग ये वॉइस निकालता है। ठीक है, ग्रे कलर की दाढ़ी हमने देख ली है। इंडिया का ये नेटिव है, ठीक है, इंडिया का मूल है। और ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ का एंडेमिक है, यानी कि यहीं पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में ही। हैबिटेट लॉस हो रहा है। IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी आती है, अपेंडिक्स 1 है और शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो ये है वाइल्ड लाइफ
लॉन टेल्ड मकॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है हेजा कोलेरा से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ तो हम नहीं देखेंगे, बात कर लेते हैं हेजा के बारे में। हेजा क्या होता है? हेजा एक जीवाणुजनित रोग है, ठीक है। यह एक जीवाणुजनित यानी कि एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है, डायरिया से होता है, ठीक है। डायरिया जब दस्त वगैरह लगती है तो एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणुजनित रोग है। किसके कारण होता है? ये कंटामिनेटेड फूड होता है ना, जो दूषित जो भोजन होता है, दूषित भोजन है और दूषित जल है। किससे दूषित? ये विब्रो कोलेरा। विब्रो कोलेरा क्या है? ये एक जीवाणु है। विब्रो कोलेरा ये एक जीवाणु है। इससे फूड है जो खाना है वो और पानी है ये दूषित हो जाते हैं। अगर इसको आप खाते हो पीते हो तो आपको डायरिया हो सकता है। तो डायरिया एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जो दूषित खाने और जल के कारण होता है। और कौन सा वायरस है? विब्रो कोलेरा। विब्रो कोलेरा जो जीवाणु है इसके कारण ये होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देख लो हिंदी में जीवाणु जनित रोग है, डिहाइड्रेशन, तीव्र दस्त होते हैं। ये विब्रो कोलेरी जो जीवाणु है ना उसके कारण ये होता है। तो विब्रो कोलेरी नामक एक जीवाणु है, इसके अगर संपर्क में पानी आ जाता है और उस प्रकार के पानी और भोजन को आप खाते पीते हो तो आप बीमार हो सकते हो। अब इसके लक्षण हैं वो दिखाई ज़्यादातर नहीं देते हैं, या तो कम लक्षण होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। और इसका उपचार है उसके लिए आप ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS वही होता है और इसमें डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन का उल्टा है रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन के लिए ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप पियोगे, ORS पियोगे तो आपको ये ठीक हो जाएगी। समय पर उपयोग नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो ये घातक भी हो सकता है। इसकी कैसे केयर करनी है? तो आपको वॉश को अपनाने की जरूरत है। वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वॉश का है W की है वाटर, S से सैनिटेशन एंड A का है एंड H का है हाइजीन। तो वॉश की फुल फॉर्म ये वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, ये वाटर की वॉश की फुल फॉर्म है। तो इसे अपनाने की आवश्यकता है। सुरक्षित पानी हो, स्वच्छता साफ सफाई से लोगों को हेजा की रोकथाम की जा सकती है। ओरल कोलेरा जो वैक्सीन है OCV ये इसके रोकने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो वैक्सीन का आपको नाम पता होना चाहिए, ओरल कोलेरा वैक्सीन। तो कोलेरा क्या है? एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जो फूड और वाटर है, अगर इसे आप दूषित को पीते हो उसके कारण ही होता है। कौन सा जो जीवाणु है? विब्रो कोलेरा जीवाणु है। क्या होता है? सिम्टम वैसे दिखाई नहीं देते हैं, बट अगर लंबे समय तक रहते हैं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। ORS से ठीक हो सकता है। वाटर हाइजीन वगैरह आप अपनाने की आवश्यकता है। वैक्सीन कौन सी है? ओरल कोलेरा वैक्सीन है, वो इसके लिए वैक्सीन है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेलगाम है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। 1924 की बेलगाम की कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित हमारा अगला आर्टिकल है। क्या आर्टिकल में बात की गई है? तो अभी है ना इस साल आप देखना कई जो है ना उनको 100 वर्ष पूरे हो गए। जैसे बेलगाम का जो कांग्रेस का अधिवेशन है इसे 100 साल पूरे हो गए हैं। अटल जी को जन्म के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो हमारा सुशासन दिवस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बेलगाम कांग्रेस का अधिवेशन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के बारे में। तो अभी है ना 26 और 27 दिसंबर को इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस वजह से सुर्खियों में। बात करते हैं बेलगाम कांग्रेस के अधिवेशन की। ये कहाँ पर हुआ था? ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना ये हुआ था बेलगाम में। ये हुआ था बेलगाम में। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। ये कांग्रेस का 39वां 39th अधिवेशन था, 39th सेशन था। तो ये बेलगाम में हुआ था। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो ये 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। और ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी ने ओनली ही इसकी ये एकमात्र ऐसा जो कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की थी। इससे पहले कोई भी अधिवेशन नहीं था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई हो। तो ये पॉइंट पे आप याद रखना। बात करें बेलगाम जो अधिवेशन है इसके महत्व की, इसके सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ पर गांधी जी ने स्वराज और सर्वोदय के विचार हैं उनकी चर्चा करी थी कि स्वराज प्राप्त होना चाहिए और सर्वोदय यानी कि सबका कल्याण हो, उसकी बातें हैं इसी अधिवेशन में की थी। इसके साथ साथ ये जो अधिवेशन है यहाँ पर कुछ सुधार भी किए गए थे। कांग्रेस की जो संरचना है, संगठनात्मक ढांचा है, उसमें कुछ सुधार किए थे। ये जो कांग्रेस पहले आपको ज्वाइन करनी होती है ना, किसी आम व्यक्ति को अगर कांग्रेस ज्वाइन करनी है तो उसको फीस देने की जरूरत पड़ती थी।
ठीक है, फीस उस टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, बट ये जो अधिवेशन है ना 1924 में हुआ था, ये फीस है वो 90% कम कर दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर सके। तो कांग्रेस में लोगों की पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये जो है यहाँ पर सुधार किए गए थे। कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, तो जो ढांचा है उसमें सुधार किए गए थे। साथ ही साथ में इस अधिवेशन के दौरान अस्पृश्यता के खिलाफ अलग से सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई थी। जो अनटचेबिलिटी होती है इसको रोकने के लिए, इसे बंद करने के लिए एक अलग से सम्मेलन की बात करी गई थी इसी अधिवेशन के दौरान। इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता, सार्वजनिक सेवा हेतु परिश्रम, खादी के अनिवार्य उपयोग, इन सब बातों पर भी जोर दिया गया था। तो बेलगांव अधिनियम, बेलगांव सेशन क्या था, ये 1924 में हुआ था। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये कांग्रेस का 39वां सेशन था। ये एकमात्र ऐसा सेशन था जिसको प्रेसिडाइज महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर गांधी जी ने स्वराज और सर्वोदय की बात करी थी। यहाँ पर कांग्रेस का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ सुधार भी किए गए थे। क्या सुधार किए गए थे, फीस को 90% फीस में कमी करी गई थी। इसके साथ ही साथ में जो अनटचेबिलिटी होती है, ठीक है, जो छुआछूत है, उसे रोकने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी करी गई थी अलग से, सेपरेट कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इसके साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन वर पास्ट स्टेट्स अपॉन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पेड सोशल सर्विस, मेकिंग खादी शिपिंग मैंडेटरी, यानी कि खादी को अनिवार्य कर दिया गया था इसी सेशन में। तो ये हमारा जो आर्टिकल था वो था बेलगांव अधिवेशन से संबंधित। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कैन बेतवा लिंक्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। क्या है ये कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम समझेंगे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से रिलेटेड। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये क्या है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देख लो हिंदी मीडियम वालों। ये है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये नॉर्थ साइड का इंडिया है, ठीक है, ये ऐसे मान लो इस प्रकार का इंडिया का कोई मैप है, ठीक है। यहाँ पर है ना, गलत बन गया यार, एक बार दोबारा बनना, वैसे मैप तो सही बनेगा ही नहीं। ये इस प्रकार का इंडिया का कोई मैप समझ लो। यहाँ पर है वो वाटर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर वाटर सरप्लस है और यहाँ पर वाटर है वो डेफिशिएट है। ये जो रीज़न है, यहाँ पर वाटर डेफिशिएट है और यहाँ पर रिवर है वो होती है फ्लड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्लड प्रोन एरिया है, और यहाँ पर है ड्रॉट देखने को मिलता है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो अब ये जो है ना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, जहाँ पर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती, वहाँ से जो पानी है ना उसको ड्रॉट प्रोन की ओर भेजा जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ के पानी को कम पानी की ओर भेजा जाएगा, जहाँ पर पानी कम है उस ओर भेजा जाएगा। तो इसे है, ये जो उद्देश्य किसका है, ये उद्देश्य है नेशनल परिप्रेक्ष्य योजना और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का क्या है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान? तो ये एक प्लान है जिसका उद्देश्य है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, जहाँ पर जो पानी है जल अंतरण है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है या फिर बाढ़ है प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ से पानी को ड्रट प्रोन एरिया, जहाँ पर सूखे से संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पर भेजा जाएगा। ये पूरा प्लान है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1980 में, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसे कौन मैनेज कर रहा है? इसे राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी या एजेंसी, नवडा द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 नदियों को पहचाना गया है जिसे आपस में जोड़ने की बात की जा रही है। 30 रिवर है, जैसे कि ये गंगा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ से इसको जोड़ा जाएगा किसी, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर है ये जो कैन बेतवा है ना, इनको जोड़ने की बात चल रही है। तो कैन से बेतवा की ओर पानी को ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार का है वो योजना चल रही है। तो यहाँ पर 30 रिवर है, उनको जोड़ने की बात हो रही है। 16 जो रिवर है वो है पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि नीचे वाली भारत की, और 14 जो नदियाँ हैं वो हिमालयन है, यानी कि ये उत्तर वाले भारत की। तो इस प्रकार के टोटल 30 नदियों की पहचान की गई है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत। सरप्लस बेसिन, जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है,
उसे डेफिशिएट बेसिन यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया की ओर पानी भेजा जाएगा। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नवडा द्वारा इसे शुरू किया गया है, यानी कि मैनेज किया जाता है। 30 नदियों को आइडेंटिफाई किया गया है। 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट है, 14 है वो हिमालयन कंपोनेंट है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं कैन बेतवा रिवर के बारे में। यहाँ पर एक मैप से समझ लो कैन बेतवा रिवर को। ठीक है, ये रही, ये है ना, ये बेतवा है, ये चंबल है, ये आ रही यमुना रिवर। तो यमुना की सहायक, बेतवा भी यमुना की सहायक है जो एमपी से निकल रही है, और ये है यहाँ पर जाती कैन जो भी एमपी से निकलकर यूपी में जाकर यमुना मिल जाती है, और बेतवा भी यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ये दोनों आपस में मिल जाती है। अब यहाँ से जो वाटर है वो भेजा जाएगा यूँ, यहाँ पे बांध बनाया जाएगा जिसके माध्यम से वाटर को दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो इस प्रकार का काम इसमें चल रहा है। कैन बेतवा प्रोजेक्ट, दोनों नदियाँ हैं एमपी से ओरिजिनेट होती है और यमुना में जाके मिलती है। हमने अभी देखा था मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना रिवर में जाके मिलती है। संगम कैन है वो यूपी में जो बांदा जिला है वहाँ पर जाके यमुना में से मिलती है। बेतवा है वो हमीरपुर जो जिला है वहाँ पर जाके यमुना में मिलती है। बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? बेतवा पर है, राजघाट है, परीक्षा है और माता टीला बांध है। और ये जो कैन है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरती है। अब बात करें परियोजना, इसमें क्या होगा कैन बेतवा में, यहाँ पर जो है ना सिंचाई के लिए कैन रिवर का पानी है, कैन में ज़्यादा पानी है, उसको बेतवा रिवर की ओर भेजा जाएगा। ये है ना, ये एरिया मान लो ये कैन है, यहाँ से वाटर को बेतवा की ओर भेजा जाएगा। एक लंबी नहर बनाई जाएगी, उस नहर के थ्रू पानी है वो बेतवा की ओर भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो एरिया है इसे बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। यहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये एरिया वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। जैसे कि यहाँ पे यूपी का कुछ रीजन भी शामिल है और कुछ है एमपी का। यूपी का झांसी, बांदा, ललितपुर, महोदा और एमपी के भी टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये जो एरिया है वो इसमें आते हैं। और यहाँ पे पानी कम है। चंबल वगैरह है ना वो यहीं पर आते हैं, तो वो देखो सूखा पड़ा रहता है चंबल में। तो डाकू भी इसलिए यहाँ पे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी है वो अच्छे काम नहीं करती है, तो इस वजह से यहाँ पे डाकू बनते थे। तो चंबल का रीजन यहीं पर है। तो यहाँ जो चंबल का रीजन है इसे चंबल समझ लो। तो यहाँ पर है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए जो कैन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बेतवा में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर एक धोंधड़ बांध बनाया जाएगा जिसके एक 230 किलोमीटर की एक लंबी जो नहर है वो बनाई जाएगी, एक लंबी कैनाल बनाई जाएगी जिसके माध्यम से पानी को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। इसमें 30 नदियाँ जोड़ी जा रही है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें 30 नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। बेनिफिट क्या होगा, कृषि में लाभ होगा, एग्रीकल्चर में कैसे लाभ होगा, बुंदेलखंड में जो आसपास का एरिया है वो सूखा है, तो वहाँ पे ड्रॉट की जो फ्रीक्वेंसी है, सूखे की जो आवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ में स्थायी जो सिंचाई सुनिश्चित है वो भी होगी, यानी कि सिंचाई की अभी इरीगेशन होती पानी है वो बारिश पर निर्भर करता है, तो बारिश पे नहीं है या फिर पानी है वो ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है या पानी के लिए वो बारिश पे निर्भर करते हैं। तो अगर उनको सिंचाई के लिए अलग से पानी मिल जाएगा तो उनको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ग्राउंड जो वाटर है उसका दोहन कम होगा, तो यहाँ पे सिंचाई की अलग से स्थायी व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे क्या होगी, किसानों की आत्महत्या भी कम होगी। किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि उनको आमदनी नहीं होती है इसलिए वो परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। तो अगर किसानों के पास में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो किसानों की फसल अच्छी होगी तो उनको मरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। भाई पानी मिल जाएगा तो खेती अच्छी हो जाएगी, और खेती अच्छी होगी तो कोई क्यों मरेगा यार, पैसे है तो क्यों मरना है। फिर बात करते हैं इससे क्या होगा, इससे बिजली भी मिलेगी और जल आपूर्ति भी मिल जाएगी। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कैसी मिलेगी, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बड़े बड़े वाटर हाइड्रो प्लांट, पावर प्लांट बनाए जाएंगे। अगर पावर प्लांट बनेंगे तो बिजली ऑटोमेटिक मिलेगी। एग्जाम्पल में 103 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ में 62 लाख लोग हैं, 62 लाख लोग हैं, उनको पानी मिल जाएगा पीने के लिए। तो पीने का पानी मिल जाएगा, खाने के लिए अनाज है तो रोटियां मिल जाएगी और लाइट भी मिल रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, करो भाई मौज, तो मौज ही मौज है। उसके साथ ही साथ में जल संसाधन का प्रबंधन हो जाएगा, बांध बना होगा, जल का संरक्षण भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर बेनिफिट होगा, रिड्यूस ड्रॉट फ्रीक्वेंसी, ड्रॉट की जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगी। एंश्योर सस्टेनेबल इरिगेशन, इरिगेशन है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। मिटिगेट फार्मर सुसाइड,
फार्मर सुसाइड को कम किया जा सकता है। उसके फार्मर इंग्लिश ही कौन आती, नहीं आती भाई, क्या करूं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, 103 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। 62 लाख लोगों को धंधा मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, पानी मिलेगा तो खाने को अनाज मिल जाएगा, वाटर का मैनेजमेंट हो जाएगा, तो यो बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं चैलेंज का। चैलेंज कहीं देखने को मिलेंगे, चैलेंज सिंपल से यो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पर्यावरण, कहीं भी जाओ पर्यावरण की चिंता तो पहले लिख दो, क्योंकि पर्यावरण को हर किसी से लॉस होता ही होता है। तो आपको कुछ लिखना है तो पर्यावरण की चैलेंज तो कॉमन है। तो यहाँ पर पर्यावरण संबंधी चिंता देखने को मिलेगी। ये जो रिवर है ना, कौन सी, केन रिवर, ये कहाँ से होकर गुजर रही है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रही है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से अगर आप गुजारोगे पानी को, तो इस जो टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क है, इसमें से गुजरेगी तो इसको नष्ट होना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस है एनवायरनमेंट का। और साथ ही साथ में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। अगर आपको कोई भी काम करना है ना, देखो आपको काम करना चाहते हो भाई, तो इसके लिए क्या करना होगा, पेड़ वगैरह काटोगे, काम क्यों, कोई फैक्ट्री वगैरह खोलनी है, जंगलों में खोलोगे, खाली घरों में तो खोलोगे नहीं, तो वहाँ पे पेड़ काटोगे। तो ऐसा है ना, कोई काम करना है तो ये हमारा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इससे क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। यह स्वीकृति देगा ना, यह स्वीकृति ना देगा तो आपका काम होगा ना। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण से स्वीकृति है वो लंबित पड़ी है। तो पहला है पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ, दूसरा है आर्थिक चुनौती, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्वीकृति वगैरह है वो मिल नहीं रही है, ये एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। मैंने प्रपोज करा, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा, बैठे बैठे है ना, मैं तो परेशान हो गया। तो वैसे वैसे इन्होंने प्रपोजल भेज दिया बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एनजीटी नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर भाई रिसोर्सेज तो पड़ी है ना, वो दाम तो बढ़ ही रहे ना। तो आर्थिक चुनौतियाँ भी देखने को मिलते हैं। सामाजिक चुनौतियाँ क्या है, ये जो जंगल है यहाँ में से आप ये गुजारोगे तो यहाँ पे कोई तो रहता होगा तो उनको कहाँ भेजोगे भाई, उनका पुनर्वास कहाँ करोगे, न्यू हैबिटेट कहाँ करोगे। तो ये भी चैलेंज देखने को मिला है। तो इतने सारे चैलेंज देखने को मिले हैं। एनवायरमेंट कंसर्न है, इकोनॉमिक चैलेंज है, सोशल इशू है, टाइगर रिजर्व आ जाता है, एनजीटी है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है, सोशल में रिहेबिलिटेशन है। जो सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। समझ में आ भी गए। तो ये 30 कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट है, 30 नदियों को जोड़ने की बात हो रही, महानदी, गोदावरी, ये सारी चीज़ें भर लेना, याद रहे तो करना, नहीं तो मारो गोली, याद करने की तो वैसी नहीं होनी आपसे। यो रिवर है देख लो, चंबल, यहाँ से चंबल जा रही, ये जो एरिया बात हो रही है, ये एरिया काफ़ी सूखा पड़ा है, इस एरिया की बात हो रही है। यहाँ से पानी भेजा जा रहा है इस रिवर में ताकि ये सब अच्छे से काम करे। ये ऊपर से गंगा आ रही है, यमुना यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये वाराणसी हमारा प्रयागराज है, नीचे पार है प्रयागराज, बिहार पटना मसौती ये बाहर आ रही है, ये गंडक आ रही है, कोसी आ रही है, ये घाघरा आ रही है। तो ये गंगा नदी का कुछ दिया गया है, ये प्रीलिम के लिए इसको भी ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं डिस्प्यूट कौन कौन से रिवर के, कौन कौन सी ऐसी नदियाँ जिनके कारण विरोध चल रहा है। तो विरोध के बारे में बात करें, रावी, ब्यास और सतलज। रावी ब्यास कौन सी, ये रही रावी ब्यास सतलज है, यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में देखने को मिलता है। नर्मदा में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वगैरह में देखने को मिलता है, नर्मदा से रिलेटेड, महाराष्ट्र में भी शामिल है। और ये मंडोई नदी यहाँ पर गोवा, कर्नाटक है, फिर कृष्णा है, फिर पेरियार है, फिर कावेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कृष्णा का मुद्दा है, कावेरी का मुद्दा है, गोदावरी का मुद्दा है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, बाकी तो इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं, ठीक है, इनमें सबसे बड़े मुद्दे हैं। फिर पार्लियामेंट ने 2 एक्ट भी बनाए हैं, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 1956 का है, फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट 1956 का है। ये दोनों एक्ट भी बनाए गए हैं। बात करें प्रोविज़न की, तो ये जो हमारे है ना शेड्यूल 7, अनुसूची 7, इसमें 3 सूची है। एक तो होगी केंद्र की यूनियन लिस्ट, ठीक है, दूसरा होगा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंस लिस्ट। तो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है ना, उसमें वाटर से संबंधित कितनी 56, वाटर से संबंधित 56 है वो एंट्री है। और स्टेट लिस्ट में वाटर से संबंधित 17 है, कॉन्करेंट में नहीं है, कॉन्करेंट में भी है बट यहाँ पे यूनियन में ज़्यादा है। स्टेट में कौन कौन सी है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ये सब यूनियन जो स्टेट है वो संभालेगा, ये सारी स्टेट के मुद्दे हैं। और केंद्र क्या करेगा, नदी है तो उनका रखरखाव करना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें केंद्र देखेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, नदी बोर्ड है और अंतर्राज्यीय, जातीय नहीं भाई, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम है। फिर
131 जो अनुच्छेद है संविधान का, अनुच्छेद 131, ये क्या कहता है? ये संविधान का 100 अनुच्छेद संविधान में है ना 131 अनुच्छेद है, आर्टिकल 131। ये है ना सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का है मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? मैंने कोई गलती कर दी तो मैं है ना, मैं मेरे पापा के पास जाएगा। मैंने कोई गलती करी, मेरे पापा का ओरिजिनल फर्ज है कि वो मेरे को सुधारेंगे, बाहर वाले लोग बाद में, पहले मेरे पापा। तो वैसे ही ओरिजिनल जो क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, उसका मतलब यही होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कि पहले मुद्दे वही देखेगा। तो इस नदियों से संबंधित कोई मुद्दा हो जाता है, दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र और राज्य, ठीक है, या तो केंद्र और राज्यों के बीच में कोई मुद्दा हो गया या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई मुद्दा हो गया, तो वो कौन देखेगा? वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वो कोई और नहीं देखेगा। ठीक है, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद है तो वहाँ एक राज्य का हाई कोर्ट क्या कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना कुछ, तो वो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट को ही देखने पड़ेंगे। हाई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 131 में लिखा है। तो आर्टिकल 131 क्या करता है? आर्टिकल 131 कहता है कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद है या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मूल अधिकार है, उसे कोई और नहीं देख सकता है। फिर बात करता है 136। 136 क्या कहता है? ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार के कोई मुद्दे हैं जो वाटर से संबंधित हो या फिर ये अलग एक दो राज्यों से बारे में हो, तो इससे संबंधित कोई और फैसला सुना भी दे, ठीक है, वाटर है दो या कावेरी जैसा मुद्दा है ना, ऐसा कोई मुद्दा है, उसमें कोई हाई कोर्ट है या कोई और है, वो मुद्दा सुना दे, तो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें नलीफाई कर सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है और अपना जो है वो अधिकार रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट इनका अपील का भी अधिकार है। ये 136 में बात की गई। फिर 142 है, ये पूर्ण न्याय के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है आर्टिकल 142 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट है पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट बाहुबली है, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट हल बन गया है। आओ मेरे सामने, साला देख लो, तुम्हें कुछ भी कर लो। जो सुप्रीम कोर्ट है 142 के तहत हलक बने हुए, बाहुबली बने हुए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है पूर्ण न्याय देने की बात करते हैं, कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं। आई कैन बी कंप्लीट जस्टिस। तो 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के। 136 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं, अगर कोई और ज्यूरिडिक्शन दे सकता है तो अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और 142 कंप्लीट जस्टिस सेक्शन की बात करता है। यहाँ पर सुप्रीम है वो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में हलक बन गया सुप्रीम कोर्ट। 142 ने सुप्रीम कोर्ट को हलक बना दिया, पावरफुल बना दिया, बाहुबली बना दिया है। यह तो बात हो गई। फिर ये जो आर्टिकल है ये है ना, क्या है, केरला के एक प्रसिद्ध लेखक थे, नाम था इनका M.T. वासुदेवन। इनकी मृत्यु हो गई है तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं दिए गए हैं। वासुदेवन इनका नाम था, 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है CPI है, उनको भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी हमने देखा था 100 वर्ष किसको पूरे हो गए? कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन को। और ये जो CPI है इसको भी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से ये सुर्खियों में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1924-25 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 24-25 में, 1924-25 में। पहला पॉइंट याद रहेगा। कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन? इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था, कहाँ हुआ था? कानपुर में। यूपी का जो कानपुर है वहाँ पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी, कानपुर में हुई थी। कौन की अध्यक्षता करी थी जब इनका सम्मेलन हुआ था कानपुर में 1925 में? तब इसकी अध्यक्षता कौन करा था? अध्यक्ष की गई थी सिंगरावेलु चेटियार के द्वारा। अध्यक्षता किसने की थी? सिंगरावेलु चेटियार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। गठन है 1917 में, रशिया की क्रांति हुई थी, उसके बाद में साम्यवाद समाजवाद की एक लहर फैली, उसी लहर के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेता कौन थे? M.N. रॉय है, अवनी मुखर्जी, ये प्रमुख नेता थे हमारे, है ना, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये भी एक प्रकार के समाजवाद को भी प्रमोट करते थे, तो ये भी जुड़े हुए थे, बट इससे जुड़े हुए नहीं थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। योगदान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का जो मसौदा है वो M.N. रॉय ने 1934 में तैयार किया था। संविधान सभा के गठन की मांग भी M.N. रॉय द्वारा की गई थी। संविधान का जो मसौदा है वो ही इन्होंने तैयार किया था। किसानों के लिए काम किया था, मजदूरों के लिए काम किया था। अखिल भारतीय किसान सभा है
वो भी इनके द्वारा बनाई गई थी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, सदा अमर रहेगा अस्तित्व आज़ादी के दीवानों का। कौन? शहीद उधम सिंह जी। शहीद उधम सिंह जी, इनका जो अभी बर्थ एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट की जा रही है, 26 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनको सेलिब्रेट किया गया था बर्थ एनिवर्सरी को, इस वजह से ये न्यूज़ है। बात करें शहीद उधम सिंह जी के बारे में, जन्म हुआ था इनका 26 दिसंबर 1899 में 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सुनाम, पंजाब में। छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए, अमृतसर में एक अनाथ आश्रय में पढ़े बड़े। फिर क्या हुआ 1919 में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है। जब ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ ना, तो ये जो है ना, कौन? जो उधम सिंह जी, इन्होंने है ना ये हत्याकांड अपनी आंखों से देख लिया कि भाई लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है। और ये मारने का आदेश किसने दिया था? ये जनरल डायर ने दिया था। तो इसमें क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा है नियत थे लोग मारे गए। तो ये जो घटना थी ना, इसने उधम सिंह जी के दिमाग में एक घर कर गई। उन्होंने कहा यह गलत मारा है, बहुत ही ज़्यादा गलत करा है ये। तो उधम सिंह जी ने उस दिन से ठान लिया है कि भाई कैसे करके है ना, मैं इस जनरल डायर को तो मारूंगा, मेरे हत्थे चढ़ गया ना, मैं इसको पटक पटक के मारूंगा। ठीक है, यह सोच के उधम सिंह जी इसके पीछे पड़ गए। एक मूवी भी आई थी उधम सिंह जी पर, वो उसने बनाई थी, अपना विक्की कौशल है ना, उसने बनाई थी। तो ये जनरल डायर को मारने की ठान गई। अब इसमें क्या हुआ, ये जो उधम सिंह जी थे ना, ये लंदन चले गए, उन्होंने फाइनली इनको मार भी दिया था। और ये अपनी गदर पार्टी थी। अब ये गदर पार्टी क्या करती थी, ये बात करती थी कि भारत है ना ऐसी आज़ादी नहीं मिली है। देखो कुछ लोग तो कहते हैं कि आज़ादी है वो अहिंसा से मिली थी, बट आप पूछो भगत सिंह जी को, सुखदेव को, चंद्रशेखर आज़ाद को, उधम सिंह जी को, ठीक है, और भी कहीं ऐसे युवा थे जो फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, जिनको जेल में रहना पड़ता था। एक हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, जिनको लाठियों से मार मार कर जिनकी हत्या कर दी गई थी। और आप कहते हो कि आज़ादी है वो साहिब, आज़ादी है वो अहिंसा से मिली थी। एक चरखा लेके आया और देश को आज़ाद करवा के गया। भाई चरखे से आज़ादी नहीं मिली थी। हाँ कुछ भूमिका रही थी, बट कुछ और भी लोग शामिल थे साहेब, उस चीज़ों को मत भूलो। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी चली थी और ये गद्दर पार्टी में शामिल हुए। और गद्दर पार्टी है वो हिंसा के बल पर वकालत करती थी कि हिंसा से हम जो आज़ादी लेंगे। फिर ये कई जगह गए थे, यूरोप में गए थे। भाई साहब है ना, आप आज के टाइम में नहीं जा पा रहे, मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ यूरोप अमेरिका में, ये उस टाइम में चले गए थे और भारत के समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। फिर फाइनली क्या हुआ, 1940 में ये वहाँ पर चले गए, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और ये जो घूम ही रहा था, कौन? डायर। तो डायर जैसे घूम रहा था, भाई साहब ने देखा कि डायर बाहर आ रहा है। डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मारी, जिससे डायर है वहीं पे समाप्त हो गया, डायर मर गया। फिर वो भागे नहीं। देखो ये हिम्मत देखो इनकी, पहले तो बंदे ने क्या करा है, पीछा करा है, वहाँ जाके उसको पकड़ा है, बदला लिया, उसको गोली मारी और गोली मार के खड़े रहे, भाई अरेस्ट कर लो मेरे को। क्यों खड़े रहे? उनको बताना था भाई तुम्हारे बंदे ने हमारे साथ गलत किया था, इसलिए मैंने इसको मारा। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो भाग के चला जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे बंदे ने गलत किया था इसलिए मैंने सज़ा दी है, क्योंकि तुम सज़ा नहीं दे रहे थे उसको। और डायर को 1940 में मार दिया। फाइनली इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनके खिलाफ मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को इनके जो लंदन का जो कोर्ट था उनके द्वारा इनको फांसी की सज़ा दे दी गई और इनको फांसी हो गई। तो ये शहीद थे इस प्रकार के आज़ादी के दीवाने। तो भाई कैसे इनको भूला सकते हैं आप, कैसे बोल सकते हो कि कैसे आज़ादी मिली थी? इस प्रकार के बंदे थे। जोश देख रहे हो आप यार, इस प्रकार का जोश था। फिर बाद में आज़ादी जैसे इनके शहीद हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो इनको शहीद की उपाधि मिली और भारत में इनकी कई प्रतिमाएँ मिली। ठीक है, इनसे रिलेटेड मूवी भी बनी थी। तो ऐसे बंदों को तो क्या ही बोल सकता है, सलाम है भाई साहब, अपनी एज में क्या क्या उखाड़ के चले गए थे ये लोग। ठीक है जी, अगला जो आर्टिकल है, कब आई थी? एक सुनामी आई थी तमिलनाडु में, 2004 में आई थी। बहुत ही विध्वंसक सुनामी थी, अपन ने तो देखा ही नहीं होगा, बट ये काफ़ी विध्वंसक सुनामी थी जिसके कारण लाखों लोग मर गए थे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में भारत में जो वो होता है ना, हमारा क्या बोलते हैं उसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी रिफॉर्म देखने को मिले थे। तो इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखी थी, बट पॉइंट यहाँ पे है नहीं तो हम डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, उसे अभी 20 साल पूरे हो चुके हैं, 2004 में आई थी, 20 साल पूरे हो चुके हैं इसको। अगला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है कि ये है ना डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अभी बिल आया था हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एक्ट है 2005 का, उसमें कुछ कमियां हैं। तो इसके लिए अभी डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल आया था 2024 का। अभी जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, बट इस बिल में बताया जा रहा है कि कुछ चेंजेस करने की बात की गई है। बट यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहा है ये जो बिल है वो फ़ायदों से ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है, इसमें कमियाँ बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे कई टर्मिनोलॉजी चेंज की जा रही है, तो ये फ़ायदा इससे ज़्यादा नुकसान करेगा, तो इसको लैप्स हो जाना चाहिए। इस डिजास्टर बिल में संशोधन की आवश्यकता है, ये जो बिल है इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, तो ऐसी बात की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में, कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में थी, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कब लॉन्च हुआ है इसे? ये दिसंबर 2023 में लॉन्च हुई है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले है ना, इसको लॉन्च तो हर 2 साल में होती थी, पर इस बार थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसे किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, भारतीय वन सर्वेक्षण डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट सर्वे विभाग है, उसके द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, लॉन्च 2023 में हुई है। कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है, ये इसको तैयार करते हैं। FSI किसके अंतर्गत आता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ये एक बायनियल रिपोर्ट है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आती है। 21 में आई थी, फिर 23 में, फिर 25 में, फिर 27 में, फिर 29 में, ऐसे ये एक बायनियल रिपोर्ट है। एम क्या है? भारत में फॉरेस्ट कितने हैं, ठीक है, ट्री कितने हैं, उन सब के बारे में ये डेटा प्रोवाइड करेगी। पॉलिसी किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में बताएगी। भाई ये डेटा दे देगी और डेटा का आप उपयोग करके वो सारे जो काम है उसको पूरा करो, उसमें ये मदद कर देगी। तो ये इसका एक उद्देश्य भी है। अब ये रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। विशेषता क्या है? यहाँ पर है ना, इसरो का एक सैटेलाइट है, रिसोर्सेट सैटेलाइट, उसका उपयोग किया गया, और कुछ गार्ड भी होते हैं फॉरेस्ट में, उन दोनों का उपयोग करके बताया गया है भारत में जो फॉरेस्ट है उसका एरिया कितना है, और ट्री है। एक तो होता है फॉरेस्ट का मतलब पूरा जंगल है, 2 किलोमीटर का एरिया है, और वहाँ पे पूरे वन ही वन, अगर वहाँ पे ट्री से कहा जाएगा फॉरेस्ट, और ये 2 किलोमीटर का एरिया नहीं है, उससे कम का एरिया है, और वहाँ पे एक ट्री, यहाँ पर एक है, तो इसे ट्री कवर कहा जाएगा। तो ये जो है ना ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो इसरो के सैटेलाइट और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनके द्वारा प्राप्त की गई है। अब यहाँ पर बात की गई है वन स्वास्थ्य के बारे में, जैव विविधता, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात की गई है। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 राज्य, ये बात करते हैं एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज कौन से राज्य में फॉरेस्ट कवर है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज बात कर रहे हैं, हम घनत्व वाइज, डेंसिटी वाइज बात नहीं कर रहे। डेंसिटी यानी कि एक ये एरिया इतना सा, और ये पूरा पेड़ ही पेड़ है, और एक इतना एरिया है पर यहाँ पे पेड़ है। अगर पेड़ों की संख्या काउंट करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि ये एरिया बड़ा है, लेकिन अगर घने पेड़ कहाँ पर है तो घने पेड़ यहाँ पर है। तो अगर एरिया वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। पर बात करें परसेंटेज वाइज, यहाँ की डेंसिटी वाइज, तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में जहाँ 91% है, दूसरे नंबर पर मिजोरम में जहाँ 85% है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है जहाँ 81% है। तो ये अंतर देख लेना, एक एरिया वाइज है, एक डेंसिटी वाइज है, उस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे की फाइंडिंग क्या क्या है इस बार की सबसे पहले की फाइंडिंग है कि वृक्ष एवं वन आवरण है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि भारत का टोटल जो ग्रॉस एरिया है ना, जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 25% है वो फॉरेस्ट है, 25% है वो फॉरेस्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे ये बात करेगी थी भारत का जितना भी ये भूभाग है, ठीक है, इसका 25% भाग पर क्या है, वन है। पहला पॉइंट यह हो गया। वन में से 21% है वहाँ पर तो फॉरेस्ट है, टोटल वन है ये घने पेड़ वाले, और 3% है जहाँ पर ट्री है। तो ट्री कवर कम है, फॉरेस्ट ज़्यादा। 21% है फॉरेस्ट है, 3% है वो ट्री है। फॉरेस्ट क्यों हो गया? देखो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है पूरे फॉरेस्ट ही है, ट्री तो एक यहाँ पे, तो ट्री कवर कम हो सकता है। तो 21% है वो फॉरेस्ट है और 3% है वो है क्या बोलते हैं, ट्री कवर है। इस प्रकार से टोटल 25% है, तो 24 कुछ ऊपर भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं वृक्षारोपण में वृद्धि देखने को मिली है। ये जो वन है और ट्री कवर है इनमें इंक्रीजमेंट देखा हमने, वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, वन आवरण वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली है? छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में यूपी में, उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में राजस्थान। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। फिर बात करते हैं घनत्व वाइज, डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली है? मिजोरम में, उसके बाद में गुजरात में, उसके बाद में उड़ीसा में।
ये तो एरिया वाइज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एरिया वाइज है। फिर बात करते हैं डेंसिटी वाइज में, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में। फिर कमी कहाँ देखने को मिली? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, लद्दाख में और नागालैंड में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। यहाँ पे वर्दी जितनी होती थी इतनी हो चुकी है। फिर टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? टॉप मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक वन देखने को मिला है। फिर परसेंटेज वाइज में तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान निकोबार है। ठीक है, भारत में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 33% भाग पर वन है। ठीक है, कुछ राज्य जैसे है निकोबार है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो राज्य है वहाँ पर 75% से ज़्यादा भूभाग पर पेड़ ही पेड़, उस साइड में पेड़ ही पेड़ है, आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में पेड़ ज़्यादा है। और कार्बन स्टॉक है, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, जो वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिली है, यहाँ पर जो वन आवरण है वो उसमें कमी देखने को मिली है। मैंग्रोव के बारे में बात करें तो मैंग्रोव में भी कमी देखने को मिली है, जो मैंग्रोव कवर है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है, ये 0.15% है। भारत के जितने भी लैंड है वहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 0.15% है और इसमें कमी देखने को मिली है। जंगल में आग है उसकी घटना है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली है। फिर बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जो है मोफसी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अंतर्गत आता है। ये क्या करता है? इससे पहले क्या था? उससे पहले एक अलग संस्था थी जो 1965 में थी, जिसे FAO और UNDP ने बनाया था। उसके स्थान पर अभी इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बना दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर देहरादून में। काम क्या करेगा? डेटा प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, अब इनके बारे में, संविधान के बारे में बात करें। संविधान में क्या क्या प्रावधान है? संविधान की अनुसूचित 7 में समवर्ती सूची में शामिल है ये वन वगैरह। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में इसको जोड़ा गया था। 51वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर DPSP में 48A में शामिल है। 21 में फंडामेंटल राइट भी है, जहाँ पर हम वन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप अटेंड जरूर करना ताकि पता चले आपने क्या पढ़ा है और किस प्रकार की UPSC क्वेश्चन पूछती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।